गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनको हम किस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उनका नाम लिख सकते हैं। जिस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए रूल्स हैं, उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिखने के लिए भी IUPAC ने कुछ रूल निर्धारित किए हैं। उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर IUPAC नाम लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज का हमारा सेशन जो है वो IUPAC नोमेनक्लेचर पे है। जहां पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। हमने पढ़ चुके हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने के लिए एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है जिसको हम M से प्रदर्शित करते हैं, और यह सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिगेंड्स के थ्रू जुड़ा होता है। यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को लिख सकते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स के पहले यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होते हैं ये आयोनाइजेबल होते हैं, यानी ये आयनीकृत हो सकते हैं। सो दीज आर आयोनाइजेबल आयंस। वर्नर के सिद्धांत के अनुसार जो आयन आयोनाइजेबल हो सकते हैं इनको प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता कहा जाता है। सो दीज आर प्राइमरी वैलेंसी। यह अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी है। तो वर्नर के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स को जब आप बनाएंगे तो उसमें दो तरीके की वैलेंसी मिलती है। एक वो वैलेंसी है जिसको हम आयोनाइज कर सकते हैं, जिसको प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है, और एक हमारे पास ये लिगेंड है जो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। तो इनको हम आयनीकृत नहीं कर सकते हैं, और वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी हमें मिली, इस वैलेंसी को सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक प्राथमिकता संयोजकता कहा जाता है। तो वर्नर ने इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जिसके अनुसार हमें पता चला कि किसी भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तरीके की वैलेंसी हो सकती हैं, जिसमें से एक को हम प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे। अब अगर हम यहाँ पर पहले वर्नर के सिद्धांत को समझें तो वर्नर थ्योरी क्या कहती है। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स की दो वैलेंसी हो सकती हैं, जिसमें से एक वैलेंसी आयोनाइजेबल है, यानी उसको मैं आयनीकृत कर सकता हूं, जिसको हम प्राथमिक वैलेंस संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे। अगर हम वर्नर का रिप्रेजेंटेशन करें, यानी वर्नर ने जो थ्योरी प्रपोज की, अगर उसके द्वारा हम किसी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम डैश वाली लाइन को यूज करते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी वैलेंसी है जिसको हम नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी कहेंगे, और ये होती है सेकेंडरी वैलेंसी। और इस वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सॉलिड लाइन का इस्तेमाल करते हैं।
तो वर्नर के अकॉर्डिंग ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा हम समझ सकते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हिंदी में हम समन्वय संख्या कहते हैं। और हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि समन्वय संख्या लिगेंड की वह संख्या है जो मेटल आयन या मेटल एटम के साथ में जुड़ी होती है। वर्नर ने यह भी कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है यह किसी कॉम्प्लेक्स या किसी संकुल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होती है। तो यहां से हम किसी भी संकुल की ज्योमेट्री यानी उसकी शेप को डिसाइड कर सकते हैं, जबकि प्राइमरी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है। तो इस तरह से हम यहां पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी इन चीजों को समझ सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास वर्नर का संकुल है, एक कॉम्प्लेक्स है जो उसने स्टडी किया। यहां पर इसका आधुनिक संकेतन है, यानी इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो संकुल है ये किस तरीके से आयनीकृत हो सकता है, यानी इसका आयोनाइजेशन किस प्रकार पॉसिबल है। फिर हम यह भी समझ सकते हैं कि इसके पास में जो सेकेंडरी वैलेंसी है यानी जो द्वितीयक संयोजकता है वह किस प्रकार से संतुष्ट होती है, और यहां पर जो प्राथमिक संयोजकता है यानी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किस प्रकार से संतुष्ट होती है। तो इस तरीके से हम यहां पर एक पूरा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। वर्नर ने सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया वो था हमारे पास में CO Cl3 6NH3। तो ये संकुल था, और यहां पर जब हम इस संकुल को इसके आधुनिक संकेतन में लगाते हैं तो यह इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस संकेतन को देख के हम समझ सकते हैं कि यहां पर जो 3 Cl हैं ये प्राइमरी वैलेंसी है, यानी ये आयोनाइज हो सकती हैं, और जो 6 अमोनिया ये एज अ लिगेंड की तरह बिहेव करेंगी। तो अगर हम इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो आयोनाइजेशन करने पर मुझे एक ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा जिसपे 3+ चार्ज होगा, और यहां पर 3Cl- मिलेगा। यानी अगर मैं यहां पर कुल आयनों की बात करूं तो मुझे यहां पर 4 आयन मिलते हैं, और इन 4 आयनों में जो सेकेंडरी वैलेंसी है यह 6 अमोनिया के द्वारा सेटिस्फाई हुई, वहीं जो प्राथमिक वैलेंसी है यह 3 क्लोराइड आयन के द्वारा सेटिस्फाई होती है या संतुष्ट होती है। इसी प्रकार से यहां पर एक हम दूसरा संकुल ले रहे हैं CO Cl3 5NH3, और इसका जो आधुनिक संकेतन है वो कुछ इस प्रकार का है।
अर्थात अगर मैं इसको कभी आयनीकृत करूंगा तो आयनीकृत करने पर मुझे यहां पर ये एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और यहां पर 2 Cl- मिलेंगे। अब अगर हम यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी यहां पर 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड के द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम 2 क्लोराइड आयन को यहां पर यूज करते हैं। ठीक, या हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि यहां पर जो प्राइमरी वैलेंसी है यह 3 Cl- के सेटिस्फाई हुई, जिनमें से 1 Cl- इन 3 में से जो 1 Cl- है यह डुअल नेचर का है। इसका मतलब कि ये प्राइमरी की तरह भी बिहेव कर सकता है और सेकेंडरी की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसी प्रकार से अगर हम और संकुल के एग्जाम्पल देखते हैं जो वर्णन ने स्टडी किए थे, तो तीसरा संकुल हमारे पास है COCl3 4NH3, जिसमें आधुनिक संकेतन कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अगर हम इसको आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइज करने पर हमें यहां पर 2 आयन मिलेंगे, और अगर मैं यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूंगा तो सेकेंडरी वैलेंसी यहां पर 4 अमोनिया और 2 Cl- से सेटिस्फाई होगी। वहीं प्राइमरी वैलेंसी के लिए 3 Cl- को यूज करने वाले हैं, जिसमें से 2 Cl- डुअल नेचर के हैं, यानी वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह ही बिहेव कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर इनकी संख्या के आधार पर संकुल का निर्माण करते हैं तो एक चौथा संकुल हम एक और बना सकते हैं। ये है COCl3 3NH3, जिसका आधुनिक संकेतन कुछ इस प्रकार से होगा। और ध्यान रखिएगा, इस केस में अगर मैं आयोनाइजेशन करूंगा तो मुझे यहां पर सिर्फ एक ही स्पीसीज मिलेगी, क्योंकि इधर कोई भी प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर यहां पर हम द्वितीयक वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय 3 अमोनिया एंड 3 Cl-, जबकि प्राइमरी वैलेंसी तीनों क्लोराइड आयन से सेटिस्फाई होंगी और तीनों यहां पर डुअल प्रकृति के यानी डुअल नेचर के होंगे। तो अगर हम यहां पर संख्या के आधार पर देखें तो जो ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस है, तो ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस यानी जो चालकता का क्रम अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे पता है कि जितने ज्यादा आयन बनेंगे इसका मतलब चालकता उतनी अधिक होगी। तो इस केस में यहां पर हमें अगर मैं आयन्स की संख्या देखता हूं तो हमें सिर्फ एक आयन मिलेगा, यहां पर मुझे 2 आयन मिलेंगे, जबकि इधर मुझे 3 आयन मिल रहे हैं और यहां पे मुझे 4 आयन मिलते हैं। तो जिसमें आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी इसका मतलब उसका चालन उतना अधिक होगा। तो फोर्थ वाले का चालन सबसे कम है एज कंपेयर टू 3, एज कंपेयर टू 2 एंड एज कंपेयर टू 1। तो प्रथम वाले संकुल में क्योंकि सबसे अधिक आयनों की संख्या मुझे मिल रही है, इसलिए वहां पे चालकता सबसे अधिक होगी। तो अगर हम इनको प्रदर्शित करें तो इनको प्रदर्शित करने के लिए हम वर्नर का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको देख सकते हैं। तो पहले वाला जो संकुल हमारे पास था उसमें कोबाल्ट सेंट्रल में है और यहां पर 6 लीगेंड लगे हुए हैं, और ये जो 6 लीगेंड हैं यानी ये जो 6 सेकेंडरी वैलेंसी हैं ये अमोनिया के द्वारा संतुष्ट होती हैं।
और हमने ये भी देखा कि जो प्रथम संकुल था उसमें Cl की 3 प्राइमरी वैलेंसीज भी हमें मिल रही थी, और प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम इस तरीके से डैश वाली लाइन दिखाएंगे तो यहां पर ये Cl की 3 प्राइमरी वैलेंसी इस तरीके से हमें मिलती है। तो ये हमारे पास में पहला संकुल हुआ CO NH36 Cl3। अब अगर हम यहां पर दूसरे संकुल का रिप्रेजेंटेशन करें, जहां पर दूसरे संकुल का जो आधुनिक संकेतन है वो कुछ इस प्रकार से हमें मिला था। यानी यहां पर कोबाल्ट सेंट्रल में है, और इस तरीके से यहां पर जो लीगेंड है, अब आप देखिए इसमें जो एक क्लोरीन है वो ड्युअल नेचर का है, यानी वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो इस तरह के जो संकुल होंगे उनको लिखने के लिए मैं यहां पर 5 अमोनिया लिख देता हूं, और यहां पे एक क्लोरीन है जो ड्युअल प्रकृति का है, इसलिए इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर 2 क्लोरीन है जो प्राथमिक वैलेंसी की तरह बिहेव करते हैं, तो इन 2 क्लोरीन को हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आपके पास में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आ सकता है, और रिप्रेजेंटेशन से पूछ सकता है कि इसका आधुनिक संकेतन किस प्रकार का होगा। इसी के आधार पर अगर हम तीसरे और चौथे संकुल के लिए रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारे पास तीसरा संकुल जो बना था वो कुछ इस प्रकार का था, CO NH34 Cl2 और यहां पे Cl, यानी यहां पर कोबाल्ट से 4 अमोनिया जुड़ेंगे जो सेकेंडरी वैलेंसी की तरह बिहेव करने वाले हैं, और इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 क्लोरीन है जो ड्युअल नेचर का बिहेव कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से बनेगा, और एक क्लोरीन जो प्राइमरी वैलेंसी की तरह बिहेव करता है। इसी तरीके से अगर चौथे संकुल को रिप्रेजेंट किया जाए जिसका आधुनिक संकेतन कुछ इस प्रकार से था, तो यहां पर कोबाल्ट 3 अमोनिया और 3 Cl जो ड्युअल नेचर की तरह बिहेव करेंगे, यानी हम इस तरीके से इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हुआ यहां पर वर्णों का वर्नर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन किन्हीं भी संकुल का। तो इस वर्नर रिप्रेजेंटेशन के बाद आइए अब हम बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो एक बहुत सिंपल सा ट्रेंड हम आपको बता रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाएगा तो इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन को लिखते हैं। इस पॉजिटिव आयन को लिखने के बाद हम लिगेंड के नाम लिखेंगे। इस लिगेंड के नाम लिखने के बाद में हम सेंट्रल मेटल एटम की बात करेंगे। इसके बाद हम पैरेंथेसिस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे, और इसके बाद नेगेटिव आयन का नाम लिखा जाएगा। और अगर संकुल पे कोई चार्ज उपस्थित है तो उसको हम आयन ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखनी है, जैसे नंबर ऑफ लिगेंड को हम डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके से लिखते हैं।
लेकिन अगर कहीं पर पॉलीडेंटेट लिगेंड आता है तो पॉलीडेंटेट के लिए 2 के लिए डाई की जगह पे बिस लिखा जाएगा, 3 के लिए ट्राई की जगह पर ट्रिस लिखा जाता है, 4 के लिए टेट्रा की जगह पर टेट्राकिस लिखा जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है जब हम लिगेंड का नंबर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है यानी जो प्राथमिक संयोजकताएं हैं, इनके लिए डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि नहीं लिखा जाता है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड उपस्थित हैं, इफ मोर देन 1 लिगेंड, तो अगर एक से अधिक उपस्थित लिगेंड की संख्या है तो हम इन लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब अगर हम बात करें मेटल की, तो अगर हमें पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मिलता है तो मेटल का नाम मेटल ही लिखा जाता है। परंतु यदि इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस केस में मेटल के साथ में 8 जुड़ जाता है और इसको हम मेटलेट कहेंगे। और मेटलेट लिखते समय हम जो लैटिन वर्ड्स हैं उनको यूज करेंगे। जैसे Cu है तो इसको हम क्यूपरेट लिखते हैं। अगर Ni है तो इसको हम निकलेट लिखेंगे। अगर मेरे पास As है तो इसको हम आर्सिनेट लिखेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में हम 8 लगाएंगे। जैसे आयरन है तो उसको फेरेट लिखा जाएगा, Hg मरकरी तो उसको मर्क्यूरेट लिखा जाएगा, Au गोल्ड है तो उसको ऑरेट लिखा जाएगा। इस तरीके से हमें यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा रोमन न्यूमरल में ही लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन न्यूमरल में लिखेंगे और उसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। उसके बाद नेगेटिव जो आयन है उसका नाम आएगा, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स आप पे चार्ज दिखाई दे रहा है तो आप उस पे आयन लिखेंगे। अगर वो नहीं दिखता है तो आप उस पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से नाम लिखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है K4FeCN6। इसका अगर हम आयनन करें तो ये हमें 4K+ देगा, प्लस एक मुझे कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है और इस कॉम्प्लेक्स पे यहां 4 माइनस चार्ज आएगा। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सबसे पहले अगर हम इसका नाम लिखेंगे बच्चे तो हमारे पास में क्या है, सबसे पहले किसका नाम लिखना है, पॉजिटिव का। पॉजिटिव कौन है यहां पर, पोटेशियम। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा पोटेशियम। इसके बाद में हमें लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड है यहां पर Cn, जिसको हम साइनो कहेंगे। और कितने Cn हमें यहां पे दिख रहे हैं, 6। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनो। तो हमने पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा। इसके बाद में मेटल का नाम लिखा जाएगा। और क्योंकि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बना ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मेटल के साथ में 8 भी आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे फेरेट और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए भाई पोटेशियम पे +1 होता है और Cn पे भी -1 होता है। तो ये हुआ +4
प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हुआ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब यहीं पर अगर हम कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, लेट्स से हमारे पास है K4, मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैंने यहां पे लिख दिया NH3 4 CN2। तो यहां पर भी अगर हम इसको आयोनाइज करते हैं तो आयोनाइज करने पर मुझे मिलेगा 4K प्लस एक कॉम्प्लेक्स यानी एक जटिल आयन CN2 और इसके ऊपर आ जाएगा 4 माइनस। नाम लिखने का तरीका वैसे ही सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? पोटेशियम। अब यहां पर दो लिगेंड हमारे पास में है, एक है अमीन और दूसरा है साइनो। तो अगर एक से अधिक लिगेंड कभी दिखाई देंगे तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहां पर अमीन कितना दिख रहा है? 4, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन। फिर डाई साइनो। कॉम्प्लेक्स कैसा बना? यहां पर कॉम्प्लेक्स बना नेगेटिव, तो फेरेट, और ये हो जाएगा बच्चे +4, ये हो जाएगा -2। तो यहां पर एक्चुअली इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, इसको CN4 कर देते हैं ताकि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में आ जाए। तो इसको मैं लिख रहा हूं CN4 और NH3 को मैं लिख देता हूं 2। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास में नेगेटिव में आ रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स बना बचे यहाँ पे Fe3NH32CN4। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो यहां पर आ जाएगा पोटेशियम, उसके बाद डाईअमीन, देन टेट्रा साइनो, इसके बाद फेरेट, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये +4 ये -4, तो आ जाएगा यहां पर 0। ठीक है, एक और चीज यहां पे समझिए कि ये जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, इस पहले वाले कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे लिगेंड एक ही जैसे हैं। तो अगर सब लिगेंड एक ही जैसे होते हैं तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जबकि अगर हम दूसरे वाले को देखें तो यहां पर दो तरीके के डिफरेंट लिगेंड मुझे मिल रहे हैं, तो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आइए यहां पर कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं IUPAC से रिलेटेड। थर्ड है CO NH3 6Cl3। नेक्स्ट है K3 Cu CN4। पांचवा एग्जाम्पल है Cr H2O6 3+। छठा एग्जाम्पल है NiCO4। तो पहले इनके IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं, फिर हम आगे और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए कोई भी पॉजिटिव वाला पहले नहीं है, तो हम सीधा नाम लिखना शुरू करेंगे लीगेंड से। तो लीगेंड है यहां पर हेक्साअमीन, भाई 6 अमीन यहां पे लगे हुए हैं। उसके बाद अब अगर हम देखें तो इसके ऊपर 3+ चार्ज आने वाला है, यानी ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसका नाम हो जाएगा
हेक्साअमीन, और क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए मेटल को मेटल ही लिखा जाएगा, 8 नहीं लगेगा। और बाद में है हमारे पास में क्लोराइड, और अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे आएगी 3, तो इसका नाम हुआ हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं तो इसका नाम होगा पोटेशियम टेट्रा साइनो। ठीक, तो यहां पर माइनस बनने वाला है, तो ये आ जाएगा यहां पर क्यूप्रेट, और चार्ज देखें तो -4 और +3, तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूप्रेट 1। यहां पर ऑलरेडी प्लस चार्ज हमें दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 आयन, क्योंकि अगर कभी कॉम्प्लेक्स पे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा है तो उसको हम आयन लिखते हैं। इसी प्रकार से इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, और इसके ऊपर कोई चार्ज हमें नहीं दिख रहा है इसलिए निकेल 0। तो यहां पर हमने कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के नाम पढ़े जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं। अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित होंगे तो वहां पर नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, चलिए इसको भी समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में COEN2 Cl2 पॉजिटिव, आठवां है प्लेटिनम NH3 Br Cl CH3 NH2। नेक्स्ट है RH C6H53 P3 Cl। नेक्स्ट एग्जाम्पल है COEN2 Cl ONO प्लस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो इनमें इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इसमें हमारे पास में 2 लिगेंड उपस्थित हैं, एक है क्लोरो और दूसरा है इथाइलिन डाई अमीन। तो अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो पहले क्लोरो आएगा, तो इसका नाम होगा डाई क्लोरो। उसके बाद हमारे पास इथाइलिन डाई अमीन है जो एक पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा यूज ना करके बिस ट्रिस इस तरह के वर्ड को यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर बिस। और ध्यान रखिएगा जब हम किसी को बिस ट्रिस के साथ में लिखते हैं तो जो लिगेंड लिखा जाएगा वो हमेशा पैरेंथेसिस में ही लिखा जाता है। तो यहां पे हो जाएगा बिस इथाइलिन डाई अमीन। तो ये हमने लिगेंड का नाम लिखा। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, फिर पैरेंथेसिस और उसके बाद यहां पे आएगा आयन। तो अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2। भाई ये -2 हुआ,
दो क्लोरीन की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा, ये न्यूट्रल है तो ये हो जाएगा 0। तो ये आ गया x प्लस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1। तो यहां से x की वैल्यू आएगी प्लस 3। तो ये आ जाएगा कोबाल्ट 3 आयन। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारे पास में एक लिगेंड मीन है, एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है और एक मेरे पास है यहां पर CH3NH2 जिसको हम मिथाइल अमीन कहते हैं। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो पहले A आएगा तो हम यहां पे लिखेंगे अमीन, इसके बाद आएगा ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो, इसके बाद हमारे पास आएगा यहां पर मिथाइल अमीन। तो ये सब लिगेंड के नाम हुए। इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है, इसका मतलब यह एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए मेटल का नाम हम मेटल ही लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा प्लैटिनम। और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ब्रोमीन के ऊपर 1-1, Cl के ऊपर 1-1, मिथाइल अमीन न्यूट्रल, अमोनिया भी न्यूट्रल। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स रोडियम। तो आप देखिए Cl नेगेटिव वाला होता है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये वाला जो लिगेंड है ये इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और कितने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, 3। तो 3 के लिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, ट्रिस। तो ये हो जाएगा ट्रिस, फिर पैरेंथेसिस में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और पॉजिटिव चार्ज है तो रोडियम ही लिखा जाएगा और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर और फिर आ जाएगा बेटा यहाँ पे क्लोराइड। तो अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये मेरे पास में आएगा 1, क्योंकि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। एग्जाम्पल नंबर 10 को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 3 अलग अलग लिगेंड हैं, एक है इथाइलिन डाइअमीन, एक है क्लोरो और एक है हमारे पास ओ नाइट्राइटो। ध्यान रखिएगा ONO एक एम्बिडेंटेट या उभयदंती लिगेंड है जिसका दूसरा प्रारूप NO2 हो सकता है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आने वाला है, क्लोरो। तो सबसे पहले लिखा जाएगा क्लोरो। इसके बाद इथाइलिन डाइअमीन का नंबर आएगा, लेकिन ये 2 है तो हम इसको लिख देंगे बिस, ब्रैकेट में इथाइलिन डाइअमीन। हमारे पास ONO है जिसको हम लिखेंगे नाइट्राइटो और O, क्योंकि यहां पर जो लिंकेज है वो O से स्टार्ट हुई है। पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट आ जाएगा, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे आयन। तो इथाइलिन डाइअमीन एक न्यूट्रल है, Cl पे -1 है, ONO भी -1 है और प्लस, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 2 आयन। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल समझे। अब कुछ स्पेशल टाइप के भी एग्जाम्पल हमें मिल सकते हैं। तो वो स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल किस तरीके से हमें मिल सकते हैं, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक है हमारे पास में NiDMG2। देखिए जो DMG है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसको डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन कहा जाता है, जो निकिल के साथ में मिलके एक चिलेट का निर्माण करता है
जिसको जो रोजी पिंक कलर का होता है। तो अगर हम यहां पर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा बिस। बिस क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहां पर 2 है, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ब्रैकेट बंद कर दें, एंड निकेल 2, क्योंकि इसके पास 2- चार्ज होता है। ठीक है, तो एक डायमिथाइल ग्लाइऑक्सी में -1 चार्ज है और दूसरे में भी -1, तो ये हो जाएगा 2। इसके अलावा कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स भी हमें यहां पे दिख सकते हैं, जिनको हम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। NH3 4CO NH2 NO2 CO NH3 4 NO3 4। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम ध्यान दें तो जो NH2 और NO2 है, ये जो 2 लीगेंड हैं, इनको हम ब्रिजिंग लीगेंड कहते हैं, या इनको सेतु लीगेंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 कॉम्प्लेक्स को आपस में जोड़ते हैं। अगर कभी ब्रिजिंग लीगेंड होगा तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम म्यू का जो सिंबल है इसको यूज करेंगे। नाम लिखने का तरीका वही है जो हमने पहले पढ़ा है कि सबसे पहले पॉजिटिव, उसके बाद लीगेंड, लीगेंड के बाद में मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद में यहां पर नेगेटिव स्पीसीज का नाम लिखा जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपके पास में 4 और 4 8 अमीन यहां पे लगे हुए हैं, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं ऑक्टा अमीन। ठीक, इसके बाद देखिए म्यू का मतलब ये है कि अब हम ब्रिजिंग लीगेंड का नाम लिख रहे हैं, और इन ब्रिजिंग लीगेंड में जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑक्टा अमीन म्यू अमीडो, क्योंकि ये अमाइड है। इसके बाद में म्यू नाइट्राइटो, देन डाई कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर इन जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं इनका नाम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की जगह पे कुछ 2 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को एक साथ दे दे। जैसे हमारे पास है PT NH3 4 PT Cl4। अगर कभी इस तरह के कॉम्प्लेक्स होंगे तो हमें ध्यान रखना है, जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है इसको पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स माना जाता है, जबकि जो दूसरा कॉम्प्लेक्स होगा इसको हम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स या एनायनिक कॉम्प्लेक्स मानेंगे। अब अगर हमें इसका नाम लिखना है तो नाम लिखने का तरीका वही है जो हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले, क्योंकि लीगेंड है तो लीगेंड का नाम आ जाएगा और ये हो जाएगा टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के लिए हम सिर्फ प्लैटिनम ही यूज करेंगे, 8 इसमें यूज नहीं करेंगे। और इसके बाद ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो
प्लैटिनेट एंड, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और फिर उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहां पे आएगा टेट्रामीन प्लैटिनम 2 टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट 2। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। VOACAC2। देखिए V जो है ये वैनेडियम है और O जो है ये ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ACAC यहाँ पर एसिटाइल एसीटेट है। तो अगर हमें इसका नाम लिखना है तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको मैं लिख दूंगा बिस एसिटाइल एसीटेटो। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि अगर किसी लिगेंड में 8 आता है तो IUPAC में उसको A2 कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में बिस एसिटाइल एसीटेटो ऑक्सो वैनेडियम और 4 क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है और यहां पर एसिटाइल एसीटेटो के ऊपर भी -1 आएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर इन कॉम्प्लेक्स के नाम को लिख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में एक एग्जाम्पल आया हुआ है, इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे? NH3 4CO NH2 NO2 CO NH3 4 माइनस। तो ये कॉम्प्लेक्स अभी हमने पढ़ा था बेटा, ये हो जाएगा ऑक्टामीन म्यू, दिस इज अमीडो एंड म्यू नाइट्राइटो। ठीक है, देन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 आयन। इसको हम यहां पर सीक्वेंशियल भी लिख सकते हैं, यानी मैं इसको यहां पे इस तरीके से भी लिख सकता हूं, टेट्राअमीन कोबाल्ट 3 म्यू अमीडो एंड म्यू नाइट्रो टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और हम इसको एक साथ भी इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स के नाम आपको खुद ब खुद लिख के देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर इनके नॉमेनक्लेचर को लिख सकते हैं। रूल हमें ये सारे के सारे ऐसे ही यूज करने हैं, सबसे पहले पॉजिटिव, उसके बाद में नाम आएगा किसका? लिगेंड का। लिगेंड के बाद में यहाँ पे नाम आएगा मेटल एटम का। मेटल एटम के बाद में यहाँ पे नाम आएगा, डिपेंडिंग कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, या तो फिर सिर्फ मेटल भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं, इनको आपको खुद ब खुद करना है। जैसे K2PtCl6, प्लैटिनम NH3 2Cl4, CO NH3
Cl3 Cr H2O4 Cl2 Cl CO NH3 6 Cl3 Ni Cl4 minus 2 Ru रुथेनियम होता है 5 Cl plus 2 Fe En3 Cl3 Na2 Fe CN5 NO En2 CO NH2 OH CO En2 SO4। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके IUPAC नोमेनक्लेचर आप लिख के देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना यूजफुल है आपके लिए और कितना आपको समझ में आया है। यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहेंगे कि अगर कभी आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, देखिए जो NO है ये नाइट्रोसिल है जो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, लेकिन अगर कभी यह NO आयरन के साथ में आएगा तो इस NO को हम NO प्लस की तरह ट्रीट करते हैं जिसको नाइट्रो सोनियम या फिर नाइट्रोसीलियम कहा जाएगा, जिसमें इस पे +1 चार्ज को कंसिडर किया जाता है। तो यहां पर आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया था वर्नर थ्योरी से, और इस वर्नर थ्योरी में हमने समझा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो वैलेंसी हो सकती हैं। एक वो वैलेंसी है जो प्राइमरी वैलेंसी है जो जनरली जो नेगेटिव लिगेंड है या नेगेटिव स्पीसीज हैं उनके द्वारा सेटिस्फाई होती है, और ये वैलेंसी किसी भी सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको बैलेंस करने के लिए यूज होती है। किसी कॉम्प्लेक्स में एक दूसरे तरीके की वैलेंसी भी हो सकती है जो नॉन आयनाइजेबल है। उस वैलेंसी को हम सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे, जिसको एक कंटिन्यूअस यानी एक सिंगल लाइन से दिखाया जाएगा। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है यह कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या के बराबर होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेकेंडरी वैलेंसी है या कोऑर्डिनेशन नंबर है ये फिक्स है, इसलिए जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वह भी फिक्स ही होगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ज्योमेट्री के लिए हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर कहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो वो लीनियर ज्योमेट्री बनाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है। इसी प्रकार अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर दो तरह की ज्योमेट्री मिल सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे हमें ट्राइगोनल बायपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री मिलती है। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर इसके रिप्रेजेंटेशन को समझा कि वर्नर ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके अकॉर्डिंग उसने 4 कॉम्प्लेक्स लिए और इन 4 कॉम्प्लेक्स में उसने चालकता के ऑर्डर को बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जितने ज्यादा अधिक आयन देगा इसका मतलब उसकी चालकता उतनी अधिक होगी।
इसके बाद हमने यहाँ पर इन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन सीखा कि किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ही कंपाउंड या एक स्पीसीज लिगेंड और प्राइमरी वैलेंसी दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, उस केस में हम उसका डुअल नेचर प्रिडिक्ट करते हैं। इसके बाद हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को समझा, जिसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव का नाम लिखते हैं, उसके बाद लीगेंड को फिर हम देखते हैं, जितने नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा, अगर कोई पॉलीडेंटेट लीगेंड है तो उसमें हम बिस ट्रिस या टेट्राकिस आदि यूज कर सकते हैं। मेटल, अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो मेटल ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर कभी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें हम लैटिन वर्ड्स के साथ में 8 लगाकर मेटल का नाम लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमरल में पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, उसके बाद नेगेटिव, और अगर कोई चार्ज है तो हम उस कॉम्प्लेक्स को आयन के रूप में भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे और हमने ये भी समझा कि होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स किस तरीके के होते हैं। कई सारे एग्जाम्पल के द्वारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को समझा है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।